करते हैं हम जनाब पोस्ट रिजल्ट बैच को भी, और हमारी जो लाइव क्लास चल रही है उसमें अगला टॉपिक होगा और इफेक्टिवली ये पोस्ट रिजल्ट बैच का पहला टॉपिक होगा। अच्छा, इत्तलान अर्ज़ ये कि हम दो छोटे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और एक बड़ा टॉपिक हम देख चुके हैं। छोटे टॉपिक्स में हम देख चुके हैं इफ्रिक 1 देख चुके हैं, हम IFRS 8 देख चुके हैं और हम साथ साथ में IFRS 16 देख चुके हैं। सही मायनों में मेरी नज़र में कोर्स का आगाज़ अब से हो रहा है, जिसमें हमने बड़े स्टैंडर्ड्स देखने हैं जिससे पेपर बनता है। ठीक है जी, आज हम देखने जा रहे हैं अल्लाह का नाम लेके IFRS 15। ठीक है जी। अच्छा, मैं ज़रा सा रिज़ल्ट्स के उन एस्पेक्ट्स पे बात कर लूँ जो कि जनरल पब्लिक को नहीं पता, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। जनरल पब्लिक को ये पता है कि जी हमारे पास रिज़ल्ट है कोई 43-44%, विच सीम्स टू बी अ वेरी गुड रिज़ल्ट ऐसा। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारा बच्चा ऐसा है, कोई 12 से 15% जिसका पेपर फेल हुआ है 10 मार्क्स के अंदर, यानी 40+ पे उसका पेपर फेल हुआ। दिस रिज़ल्ट कुड हैव बीन मच बेटर अगर उनका एक आध सवाल और अच्छा हो जाता। ठीक है जी। और हमेशा की तरह फेल होने का एक ही रीज़न आइडेंटिफाई हुआ है, और वो ये है कि कोर्स कवरेज पूरी नहीं है। ठीक है जी। लास्ट टाइम लोगों ने पिछले 10 अटेम्प्ट्स के पेपर्स को देखा, उनको लगा जी फाइनल अकाउंट्स नहीं आता है तो 6 नंबर का आता है। ICAP के एग्जामिनर ने माशाल्लाह सुभान अल्लाह कर दी। ठीक है। फिर दूसरा ये कि आम तौर पे जिन एरिया से पेपर आता है, अब तक अगर तुम ICAP की स्टडी टेक्स्ट उठाओ और पिछले तकरीबन 10 अटेम्प्ट के पेपर सामने रखो, तो ICAP के एग्जामिनर ने हार्डली 40% स्टडी टेक्स्ट के कॉन्सेप्ट्स कवर किए होंगे जो वो पोटेंशियली पूछ सकता है। ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या किया एग्जामिनर ने कि उन्हीं टॉपिक्स में से मिला के 2-3 टॉपिक्स मिला के सवाल बना दिया, 2-3 टॉपिक्स मिला के सवाल बना दिया। तो अगर तुम उसके पिछले 4-5 अटेम्प्ट के कमेंट्स पढ़ो ना, तो अपने कमेंट में वो एक ही पॉइंट लिखता आ रहा है कि जी फेल होने का रीज़न ये है कि पास पेपर पे सोल रिलायंस और पास पेपर के अंदर जो टोटल अब तक कोर्स कवर हुआ है वो इतना ज़्यादा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक हमने उसको हाथ नहीं लगाया, और वक्तन फ़वक्तन जब हम उससे चीज़ें पूछते हैं तो हम डम फाउंड देखते हैं, यानी बच्चा सामने से जो है ना बहरा गूंगा नज़र आ रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो पास पेपर की हद तक जो है वो चीज़ों को लिमिट किया हुआ है लोगों ने। ठीक है। अच्छा देखें, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चा ना जनरली मैच्योर्ड होता है। मैच्योर्ड का मतलब ये है कि ये FAR 1 जैसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपको धक्का लगा के गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है। बच्चा बहुत मैच्योर्ड होता है और बच्चा FAR 1 पास करके आ रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि जिसका कैफ में FAR 1 पास हो सकता है वो कुछ भी पास कर सकता है। ठीक है जी। उसकी वजह ये कि FAR 1 का जो पासिंग का हिसाब किताब है, मैं एक अलग से फिगर तो मैं बताता हूँ। देखिए, MFA में एवरेज 1.6 अटैम्प्ट्स लगती हैं एक बच्चे को पेपर पास करने के लिए। 1.6 अटैम्प्ट्स का मतलब ये कि कोई 1 अटैम्प्ट में पास करता होगा, कोई 2 अटैम्प्ट में पास करता होगा, कोई 3 अटैम्प्ट में पास करता होगा। एंटायर पॉपुलेशन 1.6 अटैम्प्ट में पेपर पास कर लेती है, और ये रेशो FAR 1 के लिए 2.8 है। इसका मतलब समझते हो, ऑन एवरेज हर बंदा तीसरे अटैम्प्ट में FAR 1 पास करता है। तो आप लोग वो लकी लोग हो जो इस वक्त इस क्राइटेरिया को पार करके आगे आ गए हो। तो इसका मतलब है सर आप अकाउंटिंग में ना बोंगे नहीं हो। ठीक है जी, बोंगे नहीं हो। आपको अगर तरीके से चीज़ें पढ़ाई जाएँ, कंप्लीट करा। वीडियो बफर हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है यार? अच्छा जी, तो आप इसको आराम से जो है वो क्रॉस कर सकते हैं लाइन को। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे पता चलती है वो ये कि जो बच्चा फेल हुआ है ना, उसमें से एक बड़ी तादाद ऐसी है जो 20 नंबर या उससे कम पे भी फेल हुआ है। 20 नंबर या उससे कम पे भी फेल हुआ है। अच्छा, ये वो बच्चा है जिसने तैयारी की होगी, सिर्फ क्लास लेक्चर्स लिए होंगे, ठीक है, और वो जाके बैठ गया होगा पेपर में, 2-3 पास पेपर किए होंगे और सीधा जाके बैठ गया होगा पेपर में, और वो फेल हुआ है। और उसका मेन रीज़न ये कि इवन अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर भी है ना, तो भी कुछ सवालात ऐसे बन के आए हुए हैं कि IFRS 15 में उसने डिस्काउंट उठाया, उसने कस्टमर रिलेशनशिप या कस्टमर जो प्रोग्राम है लॉयल्टी प्रोग्राम, उसको मिला के सवाल पूछ लिया।
बोल्ड हो गए बच्चे। क्यों? हर एक बंदे ने कॉन्सेप्ट को अलग अलग पढ़ा है। अच्छा देखो, मैं ये सब्जेक्ट ना फिजिकली पढ़ाने के फेवर में नहीं था पहले, ठीक है, और मैं फिजिकली पढ़ाने का मुझे कोई वो भी नहीं था। क्यों? होता क्या है, जब बैच स्टार्ट होता है तो 25-30 लोग 50 लोग आके फिजिकली बैठ जाते हैं। ऑनलाइन हमारे पास 700 स्टूडेंट हो गए FAR2 में, लेकिन फिर उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। और फिर टीचर का मोटिवेशन भी क्या होता है, जब क्लास में 2 बच्चे बैठे हों और 2 ऐसे बैठे हों कि उनके हिसाब से आपने लेक्चर पढ़ाना हो और वो बच्चे हों कोई थोड़े स्लो बच्चे हों, तो होता क्या है, पूरे लेक्चर का मोमेंटम उनके हिसाब से बन रहा होता है। और फिर जो बच्चा पढ़ने वाला देखता है वो कहता है बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं सर, या वो 2 निकले तेज बच्चे, तो अब पूरा मोमेंटम लेक्चर का उनके हिसाब से सेट हो गया। तो जो एवरेज बच्चा घर पे बैठ के देख रहा है उसको लगता है कि टीचर बहुत तेज़ी से जा रहा है। तो मैं इसको जनरली लाइव नहीं पढ़ाता था। अब मुझे थोड़े से बच्चे नज़र आने शुरू हुए हैं और क्लास में एक मिक्स्ड माहौल है, कुछ अच्छे बच्चे हैं, कुछ स्लो बच्चे हैं, बुरे कोई नहीं होते, ठीक है। तो मैं ये जितने बड़े टॉपिक्स हैं जिसमें IFRS 15 है, कंसोलिडेशन है, IS 12 है, आपका लब अलग रे IS 1 भी चलो ले लो, ठीक है जी। ये मैं आपको ना क्लास में कराऊंगा। मैं 3 से 4 छोटे स्टैंडर्ड्स आपको रिकॉर्डेड दूंगा, ठीक है जी, बाकी मैं आपको क्लास में करा दूंगा। लेकिन इतना मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ कि मुझसे पढ़ने के बाद एटलीस्ट कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी पेपर में कि यार ये तो सर ने कराई नहीं, ये क्या आ गया उठ के, ये नहीं होगा आपका। पूरा मैं सिलेबस कवर करूँगा इस नियत से कि हमने हमारे लिए पास पेपर्स हमारी बुक है, पास पेपर्स नहीं है हमारे पास कुछ, ठीक है। एवरीथिंग इज आर बुक, ठीक है जी। तो आज जो मैं आपको चीज़ें पढ़ा के जाऊँ ना, आप उसको किताब में ट्रेस करेंगे। मैं आपको ट्रेस करा के जाऊँगा कि यार ये मैंने किताब में ये चीज़ें कवर कर ली। आप मेरे साथ कोर्स कंप्लीट करो, ईमानदारी से कंप्लीट करो, जिस तरह मैं लेके चल रहा हूँ उस तरह कंप्लीट करो। मैं आपको फॉर्मली बता रहा हूँ, मैं आज समझ रहा हूँ हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बेईमानी नहीं करना कि आपने 4 क्लासें ली उसके बाद आप गायब हो गए। ऐसा करना है तो भी मेरे पास बहुत अच्छा हाल है, बहुत अच्छे क्वालिटी रिकॉर्डेड लेक्चर भी मेरे पास पड़े हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाया जाए, थोड़ा सा टाइम लगाया जाए। अच्छा ठीक है, तो मेरे साथ आप लोगों ने R1 लास्ट टाइम उसको इतना लंबा लिखेगा यार, इतना तो मैं अपनी बेगम का मैसेज नहीं पढ़ता, ठीक है जी। हाँ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा सवाल एक बच्चे ने पूछा है। 2 सवाल एक बच्चे ने पूछे। मैंने पहले किसी और टीचर से पढ़ा था, क्या मुझे आपसे पढ़ना चाहिए या उस टीचर से पढ़ना चाहिए? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये बता दूं कि उस टीचर ने आपको फ्रेंच नहीं पढ़ाई थी और मैं आपको जर्मन नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। अकाउंटिंग उससे भी पढ़ाई थी आपको और अकाउंटिंग आप मुझसे भी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। मेरा शायद पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन जिन हजरत से भी आपने पढ़ा है वो उन्होंने भी आपको अकाउंटिंग ही पढ़ाई होगी। पाकिस्तान में जनरली FAR2 पढ़ाने वाले टीचर में से कोई भी टीचर बोंगा नहीं है, पढ़ाने वाले लोग हैं, ठीक है। तो आप बेफिक्र हो कि कहीं से भी क्लासेस ले सकते हैं। दूसरा, क्या मुझे नया रजिस्टर बनाना चाहिए? ये मैं आपको अभी बता दूं, आपको ये पूरी मेमोरी ना कचरे में डालनी होगी। क्यों? क्योंकि मैं भी IFRS 15 आपके सामने खोलूँगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना मुश्किल स्टैंडर्ड है, और ये नहीं होने वाला है ख़त्म जल्दी। हाँ, इसमें हमारी तकरीबन 16-17 क्लासें जाएंगी और आप उसमें इतनी सारी नई चीज़ें देख रहे होंगे, तो बेहतर है बेटा आप इस पेपर को ऐसे ट्रीट करो जैसे कि आप पहली दफ़ा पेपर दे रहे हो। ये मेरा काम है कि आपको मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करा के भेजूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी इस स्टैंडर्ड में और डेफर टेक्स्ट के अंदर के मैकेनिक्स मैच नहीं कर रही होंगी मेरी और दूसरे टीचर्स की। मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स की बात नहीं कर रहा। लेकिन सर इतना मैं आपको बता दूं, ये सारे टॉपिक्स ना मैं CA फाइनल में भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो कैफ खाली नहीं पढ़ाता, मैं फाइनल भी पढ़ाता हूँ। तो रेस्ट अश्योर्ड कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपसे पेपर में हैंडल ना हो। लेकिन एक काम आपने करना है, नया रजिस्टर बनाना है और पुरानी कहानियाँ पुराने लोगों के साथ दफन हो गई हम, ठीक है जी। अब आपने चलना है मेरे साथ, ठीक है जी, और इसमें कोई खयानत नहीं होनी चाहिए, पक्का। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। IFRS 15 पेपर में फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इसके? सर इसके मैक्सिमम नंबर हैं 20, 20 नंबर का टेस्ट हो सकता है। तो ये हमारे पास टेस्टिंग लेवल 2 में आता है और ये हमारे पास P2 है। P2 का मतलब प्रोफिशिएंसी लेवल 2 का मतलब ये कि भैया इस पे सवाल आएंगे ऐसे जिसमें आपने जो कॉन्सेप्ट्स लिए हैं वो अप्लाई करने होंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रीटेस्ट नहीं होंगे, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट आपने क्या करने, अप्लाई करने। अच्छा गौर से सुनिएगा दोस्त, IFRS 15
कितनी फ्रीक्वेंटली पेपर में टेस्ट होता है? 10 अटेम्प्ट उठाओगे पिछली 9 में तुम्हें IFRS 15 मिल जाएगा। एक आध अटेम्प्ट तुम्हें ऐसी नजर आएगी जिसमें IFRS 15 नहीं टेस्ट हुआ होगा। सवाल किस नेचर के आते हैं? थ्योरेटिकल भी आते हैं और प्रैक्टिकल भी आते हैं। जब बड़ा सवाल बन के आता है तो एक पार्ट थ्योरेटिकल होता है, एक पार्ट इसके अंदर। तो ये याद रखना प्यारे भाई, इसमें आपने ड्राफ्टिंग भी सीखनी है। सवाल शुरू होगा डिस्कस कि इन ट्रांजैक्शंस का क्या करना है, ठीक है जी। जर्नल एंट्रीज आर नॉट रिक्वायर्ड, डिस्क्लोजर नॉट रिक्वायर्ड। क्या चाहिए? नरेशन चाहिए। तो भैया आपने कॉन्सेप्चुअली और थ्योरेटिकली दोनों स्टैंडर्ड को डिटेल में पढ़ना है, पक्का? अच्छा जी, स्टैंडर्ड है किस चीज का? नाम क्या सर इसका? जी बुक आ गई है बेटा, बुक आ गई। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, ऐसा है। देखिए इसमें एक बहुत बड़ा वर्ड है किस चीज का? कॉन्ट्रैक्ट का। यानी सर ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा सिर्फ उन रेवेन्यूज के ऊपर जो कहां से आ रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट से आ रहे हो। अच्छा, मिसाल के तौर पर मुझे एक कंपनी डिविडेंड पे करती है, डिविडेंड मेरे लिए इनकम है, क्या वो IFRS 15 में फॉल करेगा? हैं, मैं एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हूं, मेरा काम है पैसे इन्वेस्ट करना, और उस पर जो डिविडेंड आता है वो मेरे लिए रेवेन्यू है। तो क्या वो रेवेन्यू या डील होगा? हैं, क्या वो रेवेन्यू या डील होगा? नहीं डील होगा। क्यों? कस्टमर छोड़ो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है। क्या किसी कंपनी में के जब आप शेयर्स खरीदते हो आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि आपको इतना इतना डिविडेंड मिलना चाहिए? नहीं सर, वो यहां पर डील नहीं हो। IFRS 15 विल बी ओनली कन्फाइंड टू कॉन्ट्रेक्चुअल रेवेन्यूज। कौन से रेवेन्यूज? तो इसका मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप IFRS 15 अप्लाई करो, इससे पहले ये चेक कर लो कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है जी। तो इसमें नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रेवेन्यू नहीं आएगा। अच्छा गौर तो सुनिएगा दोस्त, मैं आपके सामने ना एक छोटा सा डाटा रख रहा हूं। बोर्ड पे देखिएगा मेरे बच्चों। अच्छा जी, सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो। सवाल ये स्टैंडर्ड स्टार्ट हम किससे करेंगे? एक सवाल से करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी थ्योरी बढ़ेगी। देखिए एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ, इसने एक मोटर बाइक बेची। कितनी? एक मोटर बाइक। कितने की? इसकी फेयर वैल्यू कितनी थी? 5 लाख। और जिसको मोटर बाइक बेची ना, उसको कहा कि 3 मेंटेनेंस सर्विसेज मैं तुम्हें दूंगा, जिनकी फेयर वैल्यू कितनी है? ये 3 मेंटेनेंस सर्विसेज कब दी जाएंगी? पहले दिन तो नहीं मिलेंगी ना। मोटर बाइक अगर किसी को बेचोगे तो मेंटेनेंस में भी 6 महीने बाद होगी, में भी साल बाद होगी, ठीक है जी। दूसरी मेंटेनेंस उसके 6 महीने साल बाद होगी, और तीसरी मेंटेनेंस उसके 6 महीने साल बाद होगी। तो हम एक बंदे को क्या बेच रहे हैं? 2 टाइप की चीजें बेच रहे हैं, मोटरसाइकिल और मेंटेनेंस सर्विसेज, ऐसा है। द कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक वॉज 390,000। हमने कितने में बेचनी है? ये 5 लाख रुपए उसकी फेयर वैल्यू है, और 2-3 जो सर्विसेज दे रहे हो वो कितने कितने की है? 40 40 40। तो 40 40 40 कितने हो गए? 1,20,000। 5 लाख उसमें ऐड करो तो 6,20,000 का ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। द टोटल चार्ज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट वॉज 5,70,400। और ये हमने पैसे रिसीव कब किए? अप फ्रंट। 1 मिनट, इसका मतलब है हमने कस्टमर को क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है। टोटल पैसे कितने लिए? 5,70,000, जबकि पैसे बन कितने रहे? 6,20,000, ऐसा। बाइक वॉज इमीडिएटली डिलीवर्ड while maintenance services will be provided at the end of each year। कितनी मेंटेनेंस सर्विसेज हैं? तो 3 सालों में मेंटेनेंस सर्विसेज देंगे। अब आपसे वो कह रहा है जनाब जर्नल एंट्रीज बना के दें और 5 स्टेप मॉडल अप्लाई करें। हमने पढ़ा ही नहीं 5 स्टेप मॉडल है क्या। सबसे पहले मैं अपने आपसे ये पूछता हूँ कि मेरे पास कितनी कमिटमेंट्स हैं इसमें? 2 कमिटमेंट्स हैं। कमिटमेंट को हम नाम देंगे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। क्या नाम देंगे भाई? हमने करना क्या है? हमने एक बाइक देनी है,
और क्या देना है हमने साथ में? 3 मेंटेनेंस सर्विसेज। ऐसा तो कितने वादे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में? 2 वादे हैं, एक बाइक देने का और दूसरा 3 मेंटेनेंस सर्विसेज देने का। बाइक कितने की है? फेयर वैल्यू कितनी है? फेयर वैल्यू 5 लाख, और 3 ट्यूनिंग सर्विसेज, ये मिला के कितने हो गए? 6,20,000। हमने आपसे ये पूछा कि इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में 2 गुड्स 6,20,000 की हैं, लेकिन आपने कितने में, कितनी ट्रांजैक्शन प्राइस में इसको सेल किया है? 5,70,400। ऐसा ये आपको कहां से पता चला 5,70,400? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा सर। कॉन्ट्रैक्ट में और क्या लिखा होगा? ये लिखा होगा कि हमने क्या देनी है, एक बाइक देनी है और 3 ट्यूनिंग सर्विसेज देनी है। इसके पैसे कितने लेने? 5,70,400। पैसे बनते कितने? 6,20,000। तो क्या करें, 5 लाख रुपए बाइक को दे दें और बाकी 70,400 सर्विसेज को दे दें? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। ये पैसे हमें क्या करने पड़ेंगे? एलोकेट करने पड़ेंगे। किस रेशो में? इन्हीं फेयर वैल्यूज के रेशो में एलोकेट करें अगर हम इनको। तो मुझे बताएं ट्रांजैक्शन प्राइस कैसे एलोकेट होगी? हम ऐसे करेंगे, हम कहेंगे जी 5,70,400 रुपए हमने जो है वो रिसीव किए हैं 6,20,000 की जगह। कितने? 6,20,000 की जगह। परसेंटेज में कितना बनता है? ये परसेंटेज में कितना बनता है? 92%। इसका मतलब है कंपनी ने हर 1 रुपए की सेल के अगेंस्ट 8 पैसे का डिस्काउंट दे दिया। पैसे मिले कितने? 92%। तो बेटा ये 92% के हिसाब से ये ट्रांजैक्शन प्राइस बांट के दे सकते हो मुझे? अब बताएं 5 लाख का 92% कितना होगा? 4,60,000। और इसी तरह 1,20,000 का 92% कितना होगा? 1,10,000। क्या ये मिला के 5,70,400 बन गए? इसका मतलब है भैया मैंने जो डिस्काउंट दिया है वो प्रोपोर्शनेटली एलोकेट हो गया, या जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो प्रोपोर्शनेटली क्या हो गई? एलोकेट हो गई। ऐसा है। अब मेरे प्यारे बच्चों टेक्निकली अगर मैं देखूं तो मैंने एक मोटर बाइक बेची है 4,60,000 की, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 3,90,000। ऐसा, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 3,90,000। और मैंने 3 क्या बेची हैं? मेंटेनेंस सर्विसेज बेची हैं। ऐसा, बाइक कब दी मैंने? पहले दिन। और ट्यूनिंग सर्विसेज कब दूंगा? मुस्तकबिल में जाके। ऐसा है। अब मुझे बताओ बगैर IFRS 15 को पढ़े हुए लॉजिकली मैं अगर आपसे कहूं डे 1 पे मैंने क्या एंट्री पास की होगी, या डे 0 पे क्या एंट्री पास की होगी? मैंने अपने पास एंट्री पास की होगी कैश डेबिट। कितने से? 5,70,400। फिर सेल्स क्रेडिट, नशइयों सेल्स क्रेडिट कितने से? 4,60,000 से। बाकी 3 ट्यूनिंग सर्विसेज कब देनी है आपने? मुस्तकबिल में जाके देनी है। तो क्या करें उसके लिए? हम अनअर्न्ड रेवेन्यू बुक कर लें, क्योंकि पैसे तो ले चुके हम, सर्विस देनी कब है? मुस्तकबिल में जाके देनी है। तो ये टेक्निकली अनअर्न्ड रेवेन्यू हो गया। अनअर्न्ड रेवेन्यू को इस स्टैंडर्ड में हम नाम देंगे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का। कितने का जी? 1,10,400। डन हो गया। अब बताएं जब आपने सेल्स बुक की है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बुक करना चाहिए आपको। तो मैंने क्या एंट्री पास की होगी? बाइक कितने की आई है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का बेटा? 3,90,000। क्रेडिट क्या करूं? इन्वेंट्री। बाइक नहीं मनुष्यों, इन्वेंट्री। भूल गए हो क्या? बचपन में भूल गए बेटा, जब इन्वेंट्री बेचते थे तो सेल्स की एंट्री अलग पास कर दें और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री अलग पास कर दें। या अल्लाह इन बच्चों को ये याद दिला दे। अच्छा, अब खत्म हो गया काम? सारे वादे पूरे हो गए? नहीं सर, एक वादा तो पूरा हो गया कि हमने क्या बेची है। दूसरी क्या चीज़ बाकी है अभी? सर ट्यूनिंग सर्विसेज। वेट करें, कितना टाइम गुजरेगा? साल का एंड आ गया, पहला साल। अब बताओ कस्टमर आया, उसने कहा जी ये मेरी बाइक और मुझे ट्यूनिंग करके दे दें, मेंटेन करके दे दें उसको। अब मैंने जब सर बाइक की मेंटेनेंस की तो एक एंट्री पास की कि 3 में से 1 मेंटेनेंस सर्विस हो गई। 3 सर्विस के पैसे कितने थे? 1,10,000 डिवाइडेड बाय 3, फिर 26,000, 36,800। ऐसा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों मैंने एंट्री क्या पास की? मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में से इस लोन में से 36,000 रुपए मैंने हलाल कर दिए। ऐसा। और सेल्स कौन सी? सर्विस रेवेन्यू हम बुक कर लें।
सर्विस रेवेन्यू कितने से 36,000। मुझे बताएं ये एंट्री अगले साल भी बुक होगी और ये एंट्री उसके अगले साल भी बुक होगी, कितने सालों में? 3 सालों में। ये ईयर 1 था। इसी तरह सर मैं ये एंट्री रिपीट करूंगा किसमें? ईयर 2 में। ये आगे सर ईयर 2, अमाउंट सेम होगी, अमाउंट सेम होगी सर। इसी तरह ईयर 3 में भी एंट्री आएगी, कितने से? कितने से भैया? 36,800 से, ऐसा। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, आपने ये जो एंट्रीज पास की इसमें सबसे पहला काम आपने क्या किया? ये इंश्योर किया कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है या नहीं है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है भाई, एक बंदा कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहा है और दूसरा बंदा उसको परचेज कर रहा है। दूसरी आपने क्या चीज़ देखी कि यार कितनी इसमें कमिटमेंट्स हैं? 2 कमिटमेंट्स है। कौन सी? बाइक बेचने की। पहले आपने क्या नोट किया कि कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, फिर ये चेक की कि इसमें कितनी चीज़ें कवर हो रही हैं, बाइक कवर हो रही है, और तीसरी चीज़ आपने क्या देखी? पैसे कितने रिसीव करने, ट्रांजैक्शन प्राइस वो कितनी निकली? 5,70,400। फिर आपने क्या किया? इस ट्रांजैक्शन प्राइस को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में ब्रेक कर दिया। फिर आपने सर रेवेन्यू बुक करना शुरू किया जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती गई। सेटिस्फाई होने का मतलब बाइक पहले दिन दे दी, बाइक का रेवेन्यू बुक कर लिया। ट्यूनिंग सर्विस कब दी? पहले साल के एंड में, थोड़ा सा रेवेन्यू बुक कर लिया। फिर ट्यूनिंग सर्विस कब दी? उसके अगले साल में, फिर थोड़ा सा रेवेन्यू बुक कर लिया। फिर ट्यूनिंग सर्विस कब दी? तीसरे साल के एंड में, फिर थोड़ा सा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। पहला काम क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट देखा कि कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो IFRS 15 अप्लाई। दूसरा काम क्या किया? ये चेक की कि वादे कितने हैं इसमें, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितनी हैं। तीसरी चीज़ पैसे कितने हैं। फिर उस पैसों को क्या किया? एलोकेट कर दिया परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में। फिर क्या किया? जैसे जैसे काम होता रहा वैसे वैसे। अच्छा मोटर बाइक क्या यहाँ इन्वेंट्री? हाँ सर मेरा बिजनेस है, क्या करना? मोटर बाइक्स बेचना। ऐसा। अब सुनना जरा गौर से। अब देखिए ये है वो चीज़ जो हमने कवर कर ली ना। अब स्टैंडर्ड इसको किन अल्फाजों में देखता है वो देख लें। स्टैंडर्ड कहता है भैया ये है हमारा 5 स्टेप का मॉडल। मुझे एक बात बताओ, ये 5 स्टेप्स हैं या 5 कंडीशंस हैं? ये 5 स्टेप क्या होता है? ये 5 स्टेप्स हैं या 5 कंडीशंस हैं? 5 स्टेप्स हैं या 5 कंडीशंस हैं? और मनुष्यों स्टेप है। सबसे पहले क्या आपने ढूंढना है? अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कैसे, मुझे पेपर में कैसे पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? कैसे पता चलेगा? क्या कॉन्ट्रैक्ट रिटन होता है? जरूरी तो नहीं है, वर्बल भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? इंप्लाइड क्या होता है? यार आप मेरी क्लास में आके बैठे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे भी पता है ना कि यार आपने यहाँ पढ़ने आए हुए और मुझे क्या लेना है आपसे? पैसे लेने। ठीक है जी। आप 1 महीना क्लास से रहते रहे और 1 महीने के बाद आपको मैंने कहा फीस नहीं दी। आपने कहा किस चीज़ की फीस? मैंने कहा पढ़ने बैठे हो। उससे कहा आपसे किससे कह दिया कि मैं पढ़ने बैठा हूँ? मैं तो आपको देखने आता हूँ। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा मैं तो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मुझसे पढ़ने बैठे और आप मुझे पैसे दोगे। तो ये चीज़ ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं वो क्या मुझे देखने आए या मुझसे पढ़ने आए? तो हमारा एक एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है। वो तो अच्छी बात है कि रिसीट तो में मिल जाती है। रिसीट का होना इज सफिशिएंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। रिसीट आप मुझे पैसे देते हो, मैं एक्नॉलेज करता हूं कि मैंने आपसे पैसे ले लिए और ये एक्नॉलेज कर रहा हूं कि आपको मैं इसके अगेंस्ट सर्विसेज दूंगा। तो रिसीट इज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं, कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है। वर्बल कैसे? आप ये जो परचून की दुकान पे या किसी पान वाले की दुकान पे पान खाने जाते हो, उधर को रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करके आते हो, क्या करते हो? उधर 10-15 रुपए देके क्या ले लेते हो? पान ले लेते हो। तो वो आपको भेज देते और अपना रेवेन्यू बुक कर लेते हैं। उस वक्त वहाँ बैठे कि सर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ हमारे बीच में है नहीं। तो मुझे एक बात बताएं सर, आइडेंटिफाई कर ले कॉन्ट्रैक्ट, फिर आइडेंटिफाई कर ले परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। ये क्या होती हैं? कमिटमेंट्स। हमारे यहाँ कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस थी? 2। अतः कि हमने काम किए 4, 1 बाइक बेची है, 3 ट्यूनिंग सर्विसेज दी हैं, लेकिन हम कहेंगे हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस 2 हैं। 2 वादे हैं, 1 बाइक देना और 3 ट्यूनिंग सर्विसेज देना। फिर आपने क्या किया? ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन की 6,20,000 या 5,70,000? 5,70,000।
फिर उन ट्रांजैक्शन प्राइस को आपने क्या किया, एलोकेट कर दिया, किसमें, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में, और फिर उसके बाद आपने क्या किया, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती रही। ऐसा है, ये बात समझ आती है, ये बात भेजे में बैठती है। सर इसको ज़रा शॉर्टकट में छापें और हम फ़ौरन से आगे बढ़ें। जी मेरा बच्चा, आपने बताया था कि डिविडेंड जो होता है वो कंट्रैक्चुअल पेमेंट है, तो हमारे पास जो डिफरेंशिएटर है इसके अंदर वो सिर्फ पेमेंट से कि फिक्स पेमेंट से है, नहीं है इसके अलावा? उसके बाद अगला वर्ड है वो क्या, कस्टमर, वो भी है ना। दो चीज़ें देखनी है, क्या वो सामने वाली पार्टी हमारा कस्टमर है या नहीं है, तो वो इस एंगल से वो भी बाहर निकल जाता है। वो दोनों इनकम्स आती हैं IFRS 9 में, ठीक है जी। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस आर कमिटमेंट्स। एक बात बताओ, एक दुकान पे मैं गया, मुझे कहा, मैंने कहा 300 समोसे चाहिए, कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है, एक। मैंने कहा 300 समोसे चाहिए, 200 रोल चाहिए, ये 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ऐसा इम्प्लाइड का मतलब ये होता है भैया कि एक इलाके में, एक मुल्क में एक बिजनेस प्रैक्टिस चल रही है कि अगर एक बंदा एक काम करेगा तो दूसरे को दूसरा काम करना है, ठीक है जी। अगर आप मुझसे पढ़ने बैठे हो तो आपको फीस पे करनी है, उसके लिए कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये इम्प्लाइड है कि किसी कोचिंग क्लास में आप जाके बैठोगे तो कितनी बार याद दिलाएंगे कि फीस देना है, मैं इसलिए याद नहीं दिला रहा हूँ। हाँ मतलब ऑब्वियस है जी। आगे बढ़े हम, नहीं आएगा ना बेटा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के आगे फिर क्या है, कस्टमर, वहाँ कस्टमर के चक्कर में वो कॉन्ट्रैक्ट निकल जाता है इसके स्कोप से बाहर। 2 बातें ना इधर, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, ठीक है जी। तो इवन प्रेफरेंस डिविडेंड में कॉन्ट्रैक्ट तो होता है, लेकिन सामने वाली पार्टी हमारा कस्टमर नहीं होती, ठीक है जी। वो हमारी क्या है जनाब, इशूअर है, सिक्योरिटी इशूअर है। तो यहाँ आएगा कॉन्ट्रैक्चुअल रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स। अच्छा मुझे बताओ, इधर रेंट आएगा हैं? हाँ रेंट आ जाता है, क्योंकि हम सामने वाली पार्टी को कस्टमर ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है जी। कस्टमर का मतलब है आप उससे सर्विसेज लें, गुड्स लें, ठीक है जी, कोई एसेट किराए पे लें तो भी वो काउंट हो जाता है कस्टमर। एम्प्लॉय से जो सर्विसेज आ रही है, खैर आगे जाके हम देखते हैं, अभी हमने डिस्कस करना है कि कौन कौन सी चीज़ें इसके स्कोप से बाहर है। एम्प्लॉय को जो सैलरी मिल रही है वो किस उसमें डालेगा, या हमारी कंपनी सर्विसेज, बताता हूँ आगे जाके, रुक जाओ डिटेल में बताता हूँ। यार मुझे एक बात बता, टीमू कैसा वो है काम, वो है रिलायबल है? रिलायबल नहीं है, बस अच्छा बता दिया तुम। हेलो क्या मैं सर, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, बोर्ड पे देखिएगा। अब मैं आपको दे रहा हूँ एक थोड़ा सा खतरनाक सवाल। अच्छा बोर्ड पे देखना, मुझे एक बात बताओ, दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसमें सूद का रेट सबसे कम है? जर्मनी में, जर्मनी जापान 2 कंट्रीज हैं जिनमें सूद का रेट लेस देन 1% है। कितना? लेस देन 1%। क्यों सर इन मुल्कों में सूद का रेट इतना कम क्यों है? ये मुल्क ऐसे हैं कि जो डिस्करेज करते हैं पैसा सेव करने को। ये कहते हैं जी आप पैसा बिजनेस में लगाएं, ठीक है जी। क्या है जी, सऊदी अरब, शक्ल देखो, सूद ख़त्म करेंगे। मुसलमान का काम नहीं है यार, ये ख़त्म हो चुका है मुसलमान। इस्लाम हमेशा ज़िंदा रहेगा, मुसलमान ख़त्म हो गया। ये तो बस हमारे माँ बाप मुसलमान थे तो हम कलमा गो हैं, और तो बाकी तो कोई चीज़ बची ही नहीं है यार। हैं ऐसा है या नहीं है? चाकर भाई आपके सामने अगर पुलिस वाला किसी को लेतर मार रहा होगा आप क्या करोगे?
आप पहले आप भागोगे हैं, ऐसा है नहीं। तो मुसलमान का काम क्या था, वो ये सोटी उठा के पुलिस वाले को लितर मार दे, नहीं कर सकते हम। फिर हमें वो वाली हदीस याद आती है कि अगर हिम्मत ना हो तो एटलीस्ट दिल में बुरा समझो, ऐसा पूरी कौम इस पे चल रही है। अच्छा जी, अच्छा अब हम बात करें एक ऐसे मुल्क की जहां सूद का रेट एक रेलेवेंट अमाउंट है, एक बड़ा अमाउंट है। तो स्टैंडर्ड कहता है फिर भैया ज़रा देखभाल के काम करना। कैसे देखभाल के काम करना, यहां देख लें। ये कह रहा है जी, ऑन 1 जनवरी 2019 मुल्तान लिमिटेड सोल्ड इक्विपमेंट एंड 3 ट्यूनिंग सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड ओवर 3 years। हमने 3 सालों में ट्यूनिंग सर्विसेज देनी है और इक्विपमेंट पहले दिन ही दे देंगे। कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा कि शुरू के 3 सालों में ट्यूनिंग सर्विस होगी और एंड में इक्विपमेंट मिलेगा। तो ट्यून किसको करने आ रहा है वो हैं, इक्विपमेंट तो पहले दिन ही देना होगा ना। अच्छा जी, फिर वो कह रहे पेमेंट हमें रिसीव होगी 3 इंस्टॉलमेंट्स में। 3 इंस्टॉलमेंट का मतलब है बाइक बेच दूंगा या इक्विपमेंट बेच दूंगा, पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे मिलेंगे साल के एंड में, फिर उसके अगले साल के एंड में, और फिर उससे भी अगले साल के एंड में। अच्छा, मैंने ऊपर सवाल में लिख दिया है विद फाइनेंसिंग कंपोनेंट, ठीक है जी। और फाइनेंसिंग कंपोनेंट का मतलब ये है कि इस कंपनी ने किया ये कि एक बेचा इक्विपमेंट आज किस तारीख को, ईयर 0 पे, फिर इसने एक ट्यूनिंग सर्विस देनी है कब, ईयर 1 पे ट्यूनिंग सर्विस, फिर ईयर 2 पे एक ट्यूनिंग सर्विस, फिर ईयर 3 पे एक ट्यूनिंग सर्विस। पैसा कब लेना है, पैसा यहां लेना है, यहां लेना है और यहां लेना है। बताओ इधर कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, 3। ना 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 ना, एक तो हमने इक्विपमेंट बेचा, यहां से कमाई हुई, एक हमने ट्यूनिंग सर्विस बेची, यहां से कमाई हुई, और तीसरा हमें सूद भी मिला। ये जो 3 अमाउंट है हम समझ रहे हैं इसमें सूद भी शामिल है। तो हमारे कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं सर, सूद कहां से आ गया? भाई आप सीधी सी बात है, इक्विपमेंट यहां दे रहे हो, पैसे आपको बाद में मिलेंगे। तो स्टैंडर्ड कहता है जनाब जब आप एक चीज़ बेच रहे हो और पैसे आपको 12 महीनों से बियॉन्ड मिल रहे हैं तो उसमें सूद शामिल है, चाहे आप उसको सोचो या ना सोचो, उसमें सूद शामिल है। क्योंकि आमतौर पे कैश प्राइस कम होती है और देर से पैसे देने की प्राइस थोड़ी सी, तो वो जो देर से पैसे देने में जो ज़्यादा कंपोनेंट है वो क्या है, वो फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। तो अब क्या करें, अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास गौर तो सुनना, पैसे देने कब कब है, ईयर 1 के एंड पे देने, कितने पैसे देने, 208094, ये देने 208094 यहाँ पर, फिर इधर 208094 और इधर 208094। ये जो 3 अमाउंट्स हैं, इसमें इक्विपमेंट के भी पैसे लेने हैं, इसमें ट्यूनिंग सर्विस के भी पैसे लेने हैं और इसमें सूद भी कमाना है। तो एक काम करते हैं, सूद को अलग कर देते हैं। कैसे अलग करें, इन 3 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इधर उधार लेने वाला कौन है, सेलर या बायर? इधर उधार लेने वाला कौन है, सेलर या बायर? ऑब्वियसली बायर, क्योंकि वो गुड्स ले गया, पैसे नहीं दिए उसने। ऐसा कस्टमर है जिसने गुड्स ले लिए लेकिन पैसे, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि कस्टमर ने उधार लिया है, तो किसके उधार का रेट इस्तेमाल होना चाहिए, कस्टमर के उधार का रेट। कस्टमर का बोरोइंग रेट कितना है, यानी कस्टमर के उधार का रेट का मतलब अगर कस्टमर बैंक से लोन लेता और कैश पे सामान खरीदता तो बैंक उसको किस रेट पे लोन देता, 10% पे। तो ये याद रखना, इस तरह की ट्रांजैक्शन में जिसमें पैसे बाद में देने हों, गुड्स पहले आ जाएं, तो उधार किसने लिया, सेलर ने या कस्टमर ने? तो कस्टमर के उधार का रेट इस्तेमाल होगा। ऊपर वाली एग्जांपल में कस्टमर ने पैसे पहले दे दिए थे, उधार किसने लिया था, सेलर ने लिया था। तो अगर इधर कोई डिस्काउंटिंग वगैरह होती तो किसका रेट इस्तेमाल होता, सेलर का। नीचे उधार कौन ले रहा है, कस्टमर ले रहा है। कैसे उधार ले रहा है कस्टमर, सामान लेके जा रहा है, पैसे नहीं दे रहा, बाद में देगा, तो उधार किसने लिया, कस्टमर ने, बायर ने। तो रेट किसका इस्तेमाल होना चाहिए, याद रखना, जो भी बंदा सामान ले जाएगा पैसे नहीं देगा, रेट किसका इस्तेमाल होगा, उसका इस्तेमाल होगा। अब बताओ सर, मैं इस 10% के रेट पे इन 3 अमाउंट्स की, जो कि 12,
24 और 36 महीनों के फासले से पढ़ रहे हैं, मैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूँ, कैसे निकलेंगी? दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज टू पावर 1, दिस डिवाइडेड बाय 1%, 1 प्लस 10% रेज टू पावर 2, दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज टू पावर 3। क्या आ रहा है मेरे बच्चों? टोटल बता दो मुझे। 5,17,500 ये आ गई इन सारी अमाउंट्स की प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का मतलब है आपने सूद हटा दिया। अब बताओ ये जो पैसे बचे हैं जिसमें से सूद निकल चुका है, ये किस चीज के पैसे हैं? ये दो चीजों के पैसे हैं। किसके? इक्विपमेंट के और ट्यूनिंग सर्विस के। ऐसा तो अब ये बाइफरकेट कर देते हैं किसमें? दो चीजों में। तो बताओ मेरे पास दो चीजें हैं कौन कौन सी? एक मेरे पास इक्विपमेंट है और एक मेरे पास क्या है? ट्यूनिंग सर्विस। इनकी फेयर वैल्यूज क्या है? ऊपर जाएंगे हम, ऊपर जाएंगे। फेयर वैल्यू कितनी है? बाइक की वैसे फेयर वैल्यू 5 लाख है, ट्यूनिंग सर्विस की फेयर वैल्यू कितनी है? 25,000। और 3 सर्विस की कितनी हो गई? तो मैं कहूंगा जी इक्विपमेंट कितना? 5 लाख। ये कितना? ये कितना हो गया? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है? ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है मनुष्यों? 5,17,500। ये एलोकेट कर दो इन दोनों में, एलोकेट कर दो इन दोनों में। कितना? 4,50,000। कितना बेटा? ये कैसे एलोकेट किया आपने? आपने इसको पहले 575 से डिवाइड किया होगा तो 90% आ गया होगा। आपने दोनों का 90%, इसका मतलब 10% डिस्काउंट दिया हमने। ऐसा। अब बोर्ड पे देखो। अब बताओ, मैं अपने पास एंट्री पास कर रहा हूँ ईयर 0 पे। गौर से सुनना, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। क्यों? उधार पे दे रहे हैं हम सर। कितना जी? 5,17,000। लेकिन सर हमने तो पैसे रिसीव करने 2,08,000, 2,08,000, 2,08,000, 6 लाख रिसीव करने, तो 6 लाख क्यों नहीं आपने रिकॉर्ड किया? उसमें शामिल है सूद, और इंटरेस्ट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अभी टाइम हुआ थोड़ी है सूद का, तो सूद अभी ड्यू थोड़ी है। अगर आज ये कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहे, कितने पैसे देके खत्म कर दे? 5,17,500 दे, गया खत्म काम। कोई सूद वूद ना दे, तो देर से दे रहे तो हमसे सूद चार्ज करें ना। तो रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट कितने से? 4.5 लाख। 4.5 क्यों? इक्विपमेंट को शेयर मिला 4.5 लाख। फिर कितने की? ऐसा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये करने के बाद मैं जहन में बैठा के बैठ गया हूं कि मैंने 5,17,500 रुपए का रिसीवेबल बुक किया है, लेकिन मुझे पैसे मिलेंगे ज़्यादा, तो मैं इस पे क्या बुक करूंगा? इंटरेस्ट बुक करूंगा। अब एक काम करता हूं, बोर्ड पे देखिएगा। मैंने कहा जी ईयर पहला साल कितने रुपए का रिसीवेबल है? 5,17,500। इस पे सूद किस रेट से लगना चाहिए? 10% से। मैं चूंकि कस्टमर से पैसे नहीं लिए, बाद में लूंगा, तो मैं तो इस पे सूद खाऊंगा जी। कितना सूद बनता है जी इस पे पहले साल का? 51,700, नहीं सॉरी, हाँ सही, 51,750। अब बताओ हमने कितना पैसा पे करना है पहले साल? 2,08,094। सर 5,17,500 रुपए का अमाउंट था, कस्टमर पे सूद हमने चार्ज किया 51,000 का, हमारा रिसीवेबल बढ़ गया, कस्टमर ने कितना पैसा पे कर दिया? कितना क्लोजिंग बैलेंस रह गया? 361। अच्छा, ये इसमें ये ऐड करके ये माइनस करना। 361, 156। नहीं 3,60,000 नहीं है, नहीं है। अच्छा चलो मट्टी पाओ, आखिर में जीरो नहीं हुआ तो हम दोबारा मिटा के कर लेंगे जी। 3,6,1,1,6। अब बताओ फिर हमने कितने पे किए? 2,08,094। क्या बच गया? 189
ऐसे ही है मेरे बच्चों, 189,178 पे सूद 18918, 2,08,000 094, क्या बचा? 0। ऐसा। अब सुनो, पहले दिन मैंने कितना रेवेन्यू बुक किया? 4.5 लाख का। अब बताओ सर इसके बाद में क्या करूं? मेरे पास सर पहले साल का एंड आया, और तो सुनना, पहले साल के एंड में मैं क्या करूं? सूद का रेवेन्यू पहले बुक कर लूं, हैं? क्या एंट्री पास करूं? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से? 51,700, और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से? 51,750। फिर पैसा रिसीव कर लूं, पैसा रिसीव कर लूं कितना? कैश डेबिट 2,08,094, और एक तरफ अकाउंट रिसीवेबल को बढ़ा रहे हैं सूद लगने की वजह से, दूसरी तरफ जब पैसे मिल रहे हैं तो उसको कम कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ? कस्टमर आया, उसने कहा चल मेरा बच्चा जल्दी से इसकी ट्यूनिंग करके दे दे। पैसे भी ले लिए हमने उससे और ट्यूनिंग कर दी। ट्यूनिंग करने के लिए हमने एंट्री क्या पास की? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट कितने से? सर मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 67,500 डिवाइडेड बाय 3 क्या आ रहा है? और क्रेडिट क्या करूं? सर्विसेज रेवेन्यू 22,500। अब मुझे एक बात बताएं, मैं हर साल थोड़ा सा सूद बुक करूंगा और थोड़ा सा ट्यूनिंग सर्विस का रेवेन्यू बुक करूंगा, तो इक्विपमेंट का अमाउंट कहां गया? वो पहले दिन रिकॉर्ड हो गया। ऐसा। अब मेरा एक सवाल है सर, यही एंट्रीज रिपीट होंगी, वैल्यूज सेम होंगी? नहीं सर, वैल्यूज इंटरेस्ट की क्या होती जाएंगी? चेंज होती जाएंगी। पक्का? अब बताओ सर मेरे पास ईयर 2 में क्या एंट्रीज पास होंगी? बोर्ड पे देखिएगा, ईयर 2 की एंट्रीज भी मुझे करा दें। सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल, मैं कह रहा हूं जी ईयर 2 पे सूद लग रहा है कितने का? 36,116। और मैं क्या कर रहा हूं सर? मैंने कहा जी मुझे सूद भी कमाना है ताकि दोज़ख के अंदर डुबकियां मार सकूं। उसके बाद सर कैश मिल गया कितने का? 2,08,094, और अकाउंट रिसीवेबल खत्म। और कोई काम है करने को? हाँ सर। फिर हमने दरवाजे पे देखा वो मनूस बाइक लेके खड़ा हुआ था, क्या करें? हमने कहा भैया 22,000 और कितने से? 22,000। अब बताओ सर मेरे पास इसी तरह ईयर 2 के बाद ईयर 3 भी होगा। बताओ ईयर 3 में सूद कितना बुक करूंगा मैं? 18,918। ऐसा है, बाकी के एंट्रीज उसी तरह सेम आती रहेंगी। अब बताओ आपने कितने रुपए का रेवेन्यू कमाया? एक सेकंड रुक जाओ। आपने कितने का रेवेन्यू कमाया? मैंने सबसे पहले ये सेल बुक की, कितने की? 4.5 लाख की। लिखो अपने कैलकुलेटर में 4.5 लाख, ये आपने रेवेन्यू बुक किया। फिर आपने क्या किया? ये इंटरेस्ट इनकम बुक की 5,17,000, 51,000 सॉरी 750, इसको सही भी कर लो यार। ऐसा, ये आपने डाल दिया सर कैलकुलेटर में। फिर आप करें जी सर्विस रेवेन्यू डाल दें इसमें 22,500। ऐसा। फिर आप एक काम करें, अगले साल का इंटरेस्ट इनकम भी डाल दें इसी में कैलकुलेटर में 36,116। और फिर एक काम करें जरा सर्विस रेवेन्यू भी डाल दें 22,200 या 22,500। कितने रेवेन्यू हो गए? होते जा रहे माशाल्लाह। फिर एक और इंटरेस्ट इनकम डालो और एक और सर्विस रेवेन्यू डालो। कितना आ रहा है? 6,24,000। इसको जरा डिवाइड कर दो 3 सालों से। 2 लाख। क्या ये वही रेंटल है जो आपने रिसीव किया है?
तो आपने 3 रेंटल्स के 6,24,000 रुपये पूरा का पूरा रेवेन्यू में डाला, कुछ सूद के नाम पे, कुछ इक्विपमेंट के रेवेन्यू के नाम पे और कुछ सर्विस के रेवेन्यू के नाम पे। ऐसा है ना, इससे ज़्यादा ना इससे कम। जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो तो टोटल रेवेन्यू बराबर होना चाहिए किसके, कैश रिसीव्ड, उससे कम उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसा ये कॉपी कर ले सर, अब शाबाश। मुझे बताओ मैं इंटरेस्ट इनकम की ज़रूरत क्यों पेश आई सर? क्योंकि गुड्स देने और पैसे मिलने के बीच में सब्सटेंशियल गैप था। ठीक है जी, आगे हम इसको ज़रा डिस्कस करेंगे डिटेल में। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट हमारे कोर्स का मेजर पार्ट है। ठीक है जी। अच्छा यार, बच्चे कह रहे हैं नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं जो पढ़ाने आया हूँ ना, जो मैं जिसके नोट्स बना के लेकर आया हूँ, वो मैं ये पूरी बाल्टियाँ खाली करके जाऊँगा। ठीक है, ये पानी में दोबारा घर नहीं लेके जाऊँगा, समझ रहे हो? तो आप लोग नमाज़ पढ़ कर आ जाएं और फिर नमाज़ पढ़ के फिर शुरू करते हैं। नमाज कितने बजे? क्या चीज़? तीन 45 का बेटा क्लास में अपने हिसाब से ख़त्म करूँगा। ठीक है, हाँ। अभी अगले बैच में अपन को इसमें 2000 बच्चा चाहिए। ठीक है, तो अभी इस बैच में अपनी मर्ज़ी से फिर पढ़ाएंगे हम। ठीक है, आप अनफॉर्चुनेटली गलत आ गए हो। ठीक है जी, अब आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अब डिसाइड कर लिया कि अगली अटेम्प्ट में मैं अगर नया सिलेबस आ गया तो एक शायद सब्जेक्ट में और पढ़ाना शुरू करूं। वो डाटा का मोस्ट प्रॉब्ली टैक्स को भी देख रहा हूं मैं, हैं? क्या चीज़? नहीं तो एक सब्जेक्ट एक से ज़्यादा टीचर भी तो पढ़ा सकते हैं, क्या मसला है? आकाश और मैं नहीं पढ़ाते हैं क्या? हैं? और हमने इतना ज़बरदस्त माहौल रखा है कि कंपटीशन भी नहीं है। एक ही फी में हम दोनों लेक्चर दे देते हैं बच्चे को। वैसे मेरा इरादा नहीं बन रहा को टैक्स पढ़ाने का, लेकिन ये कि देखेंगे अभी, क्योंकि वो जो आ रहा है ना अभी नया सिलेबस, उसमें कॉस्टिंग की पोजीशन कहाँ आती है वो देखना पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि कॉस्टिंग नीचे चला जाता है तो फिर ऊपर से हमारे पास FAR 1 रह जाएगा ARTD के पास। बाकी तो हमारे पास वैसे कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो है वो होगा नहीं ना, क्योंकि लॉ ऐसा है जो अभी हमारा नया है, टैक्स हमारा नया है, डाटा तो बिल्कुल नया होगा। तो स्ट्रेटेजिकली देखना पड़ेगा चीज़ों को। ख़तरनाक स्टैंडर्ड लग रहा है ये। अभी तो बेटा पेटी की पहली कील भी नहीं निकली है, अभी तो पेटी में जो बम पड़े हैं वो तो बाद में आएंगे। हैं? हाँ, ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से मिली? चलो मैं तुम लोगों को अभी बताता हूँ, नया जो सिलेबस आ रहा है ना वो भी तुम लोगों से शेयर करता हूँ। रुक जाओ, ऐसे ही सरसरी तौर पे बता देता हूँ कि क्या चेंजेस आने वाली है। ठीक है, ताकि आपको लगे कि FAR 2 पास करना है सेटअप में अच्छा है। ठीक है जी, IS 8 उठ के आ रहा है पीछे,
यानी FAR 2 में आ रहा है? नहीं, उसमें प्रॉब्लम है। अभी तक आपने जो IAS 8 नीचे पढ़ा था ना, वो बगैर टैक्स के पढ़ा था। अब इसमें आ जाएगा डेफर टैक्स, जो गलती की थी उससे रिलेटेड टैक्स को भी सही करो। पीछे तो आप ये कर रहे थे ना FAR में, जो गलती सही हुई तो सारी रिटेनिंग में टिका दी, ठीक है ना। अभी तो आपको नानी याद आ जाएगी, रुक जाओ। नहीं, मैं लाइव पढ़ाऊंगा। कंसोलिडेशन एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसको लाइव पढ़ाना चाहिए। 67,500 इज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, वी हैव नॉट रिसीव मनी अपफ्रंट। अच्छा, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इस बच्चे ने पूछा है, वेरी गुड। सबसे पहले तो देखो एक चीज याद रखो, आगे हम एक चीज पढ़ेंगे, कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये फास्ट फॉरवर्ड बता रहा हूं। मुझसे ना इंश्योरेंस कंपनी वाला पैसे लेके जाता है हर साल के पहली तारीख को, मुझसे ले जाता है पैसे, मैं इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करता हूं, और वो कॉन्ट्रैक्ट मैं कैंसिल नहीं कर सकता हूं। 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट है मेरा उसके साथ। इंश्योरेंस कंपनी जब आती है ना, साल के पहले दिन मुझसे ले जाती है पैसे। व्हाट इफ के कुछ साल गुजरे, मैंने कहा यार पहली तारीख को नहीं होते पैसे, तू एक काम किया कर 4-5 तारीख को आ जाएगा। अब यकीन करें, उसने अपने पास, अच्छा जो पैसे मुझसे लेके जाते हैं उसका रेवेन्यू नहीं बनता, वो रेवेन्यू बनता है ओवर द पीरियड। तो पहले जब पैसे लेके जाते थे क्या एंट्री पास करता था, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। स्टैंड कहता है जब ये एक नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है ना, और आपको पता है कि आपको कस्टमर पैसे देगा ही देगा, कैंसिल नहीं हो सकता ये, तो जब पहली तारीख आ जाए ना और पैसे आपको ना मिले हो, तो आप क्या करें, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दें या कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट कर दें, और क्रेडिट क्या कर दें, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी या जो अनएंड रेवेन्यू है। यार मैं उर्दू ज़ुबान में समझा रहा हूँ, यहाँ देख लो, ये कॉपी कर लो तो मैं समझा देता हूँ। नहीं सर, नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट में जब टाइम आ जाए ना, आप रिसीवेबल बुक कर लें, चाहे भले अभी तक पैसे रिसीव हुए हों या नहीं हुए हों, और काम हुआ हो या नहीं हुआ हो। ऐसा है? मुझे बताओ इसमें हमने सर्विस कब देनी थी, तो हमने उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक कर ली, और डेबिट क्या कर दिया, रिसीवेबल। ठीक है जी, कैश नहीं आया था, क्या डेबिट कर दिया, रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है जी, तो मैं अपने पास क्या रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, दूसरी तरफ रिसीवेबल। और ये रिसीवेबल खत्म होगा कैसे, पैसा ले लेके, और ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कैसे खत्म होगी, सर्विस दे देके। ऐसा हाँ, तो लास्ट टाइम सब गायब हो गए थे ना जानी। क्या हम आगे बढ़ जाएं? बढ़ जाएं बेटा? नो सर। क्या आपकी बुक लेना ज़रूरी है या पीडीएफ से काम हो जाएगा? उर्दू ज़ुबान में बता रहा हूँ, पीडीएफ से काम हो जाएगा। कोई नहीं लेता ना ले, उसकी मर्ज़ी है। ठीक है, किताब के अंदर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, किताब के अंदर जो है वो पास्ट पेपर्स हैं, कुछ थ्योरी की चीज़ें हैं। लेकिन अगर कोई बंदा नहीं लेता, नहीं है पैसे, इससे भी पढ़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। 250 रुपये की किताब, 250 कितने की है, 2000 रुपये की है। ठीक है जी, जितने की भी है यार, मेरे लिए इतने मायने नहीं रखते हैं। मैं अपनी इनकम हराम नहीं करना चाहता कि नहीं बेटा आप नहीं खरीदोगे तो फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं है।
ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट द केस। हमारा एक टीचर किताबें बेचता था, वो कहता ना मैं इसके पैसे चैरिटी में दे देता हूँ। तो जब टीचर था हमारे, फिर हमारे साथ कुलीग बन गया वो, जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने कहा यार ये आप चैरिटी में देते हैं वाकई? उसने कहा मैंने अपनी उल्टी जेब का नाम चैरिटी रखा है, ये लेफ्ट वाली पॉकेट का नाम। ठीक है ना, वेरी गुड यार, कसम भी खा सकता है तो ये बंदा तो कि जो आया पैसे चैरिटी में दे दिया है। ऐसा है जी मेरा बच्चा। मेरी बुक और स्टडी टेक्स्ट का ऐसा हिसाब किताब है कि स्टडी टेक्स्ट आएगी सबसे पहले, फिर आएगी मेरी किताब। ठीक है, मेरी किताब उससे पहले नहीं आएगी। ठीक है जी। ये स्टडी टेक्स्ट आपके पास डाउनलोडेड होनी चाहिए। मैं पेज नंबर बता के जाऊंगा कि आज आपने ये पढ़ना है। ठीक है, जाके आज ये 4 पेज आपने रीड करने हैं। और रीड इस चक्कर में नहीं करने कि आपको कोई असाइनमेंट दिया मैंने, इस चक्कर में रीड करना है कि मैंने कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर दिया। ठीक है, सेट है मेरे बच्चों। आजकल पैसा कमाने को बुरा क्यों समझा जाता है? नहीं बुरा समझा जाता बेटा, मंड के पैसे कमाओ, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करो बस। किसकी? देखो बेटा, मैं भी पहले ना कोई ओवर कमिटमेंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, आगे हमने बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं। बस तुम लोग मुझे नज़र आते रहो क्लास में। ठीक है, अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अपने पास हेडिंग डालो। अब हम देखने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस है। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस। ठीक है, अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखिएगा। अच्छा, जब नमाज बिल्कुल ऐसे पॉइंट पे आ जाए ना कि कज़ा होने वाली हो, तो फिर हम ब्रेक ले लेंगे। हम नहीं। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए। आपने पढ़ लिया ना 5 स्टेप्स क्या है, ऐसा है? ये जो अभी चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं ना, स्टेप नहीं है, ये क्या है? ये कंडीशन है कि जी कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, हैं जी? कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें हों तो वो IFRS 15 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। सबसे पहले जी, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जो एक अग्रीमेंट हो, या अग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी लीगली इन्फोर्सेबल हो। वो कॉन्ट्रैक्ट जो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, IFRS 15 के हिसाब से उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा सर जो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है? मिसाल के तौर पर मैं हेरोइन बेचता हूँ, ये छोटा बच्चा मुझसे लेके गया आधा पाव हेरोइन और इसने फांक ली और ये टुन नहीं हुआ, और ये चला गया कोर्ट। इसने कहा जी मैंने इससे आधा पाव हेरोइन ली और मैं टुन नहीं हो रहा हूँ, तो कोर्ट इसको चमाट मार के वापस भेज देगी कि इसमें कंसिडरेशन और ये सारी चीज़ें अनलॉफुल हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है। ये बात समझ आती है? अच्छा जी, अब बोर्ड में देखना, ये कहता है जी इन्फोर्सेबल राइट्स होने चाहिए। अच्छा जरा ये राइट्स को जरा क्लियर कर लो। देखो एक बायर है, एक सेलर है, सॉरी एक बायर है, ये सेलर है, ये बायर है। मुझे पता है सेलर का राइट क्या है, इसको पैसे मिलने चाहिए। सेलर की ऑब्लिगेशन क्या है, इसको गुड्स एंड सर्विसेज देनी चाहिए। ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज देना ऑब्लिगेशन है, और कैश मिलना है इसका, या कंसिडरेशन मिलना है इसका राइट है। बायर का राइट क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज मिले इसको, ऑब्लिगेशन क्या है? अगर एक बंदा अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर गया और उसको राइट नहीं मिल रहा, तो क्या वो कोर्ट जा सकता है? अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि वो कोर्ट जाए कि जी मैंने तो अपना हिस्से का काम कर दिया, मुझे पैसे नहीं मिले, सेलर कह रहा है मैंने गुड्स ट्रांसफर कर दिए, मुझे पैसे नहीं मिले, बायर कह रहा है मैंने पैसे ट्रांसफर कर लिए, और वो लीगली इन्फोर्सेबल हो, तो हम कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है? रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, और इम्प्लाइड भी हो सकता है बाय कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसमें हम बात कर चुके हैं। अब गौर सुनना,
एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, गौर से सुनना, जो कि टर्मिनेट हो सके और वो होली अनपरफॉर्म्ड हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक ऐसा होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट जिसको अगर टर्मिनेट किया जाए, कोई भी पार्टी टर्मिनेट करे और उसको टर्मिनेट करने पे कोई पेनल्टी ना हो, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने मोबाइल उठाया और आपने कहा जी उबर, ठीक है जी, उबर वाले को आपने क्या किया, मैसेज किया कि मुझे राइड चाहिए। सामने से राइडर क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, ऐसा एक्सेप्ट कर लेता है। अभी वो रास्ते में अभी आया नहीं है, आप भी इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, शुरू में मेरे ख्याल में 5-6 मिनट तक आप उसको कैंसिल कर सकते हो। आपने कहा मैं लानत भेज रहा हूं, मैं नहीं जा रहा। ड्राइवर ने अभी तक अपना काम नहीं किया, मैंने अपना काम नहीं किया। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, होली अनपरफॉर्म। ना मैंने कुछ काम किया ना सामने वाले ने कुछ काम किया, मैंने टर्मिनेट कर दिया, कोई पेनल्टी लगेगी नहीं। तो स्टैंडर्ड कहता है जनाब इस स्टेट में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हत्ता कि लीगली देखा जाए तो मैंने एक ऑफर की, उसने एक्सेप्टेंस की, तो कॉन्ट्रैक्ट तो कायम हो गया। लेकिन IFRS 15 के हिसाब से ऐसा होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट जिसमें राइट्स एंड ऑब्लिग, जिसको टर्मिनेट करने से कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर नहीं करेंगे। ऐसा है। अच्छा जी, होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, इन विच नाइदर पार्टी हैज येट फुलफिल्ड एनी ऑफ देयर ऑब्लिगेशंस। सेलर ने गुड्स नहीं दिए, बायर ने पैसे नहीं दिए, सिर्फ लिखत पढ़त हो गई है, और कोई भी इसको क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। तो सीधी सी बात है, हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर। अब बताओ, मैं 1 जनवरी को से मिसाल, तुम्हारा नाम क्या बेटा, मैं भूल जाता हूँ बार बार। मुस्तफ़ा के साथ से मैं बैठता हूँ 1 जनवरी को और मैं मुस्तफ़ा से कहता हूँ यार मैं ना तुम्हें 5 लाख यूनिट्स बेचूंगा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। मुस्तफ़ा कहता है ठीक है, मैं आपको जो है ना 5 करोड़ रुपए कैश में पे कर दूंगा। अभी ना मैंने गुड्स दिए। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है जब दिल करे इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट होने से पहले क्या किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। तो अगर हम टर्मिनेट कर सकते हैं और कोई पेनल्टी नहीं है तो सर इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अच्छा, मैं आया ही पहले दिन, मैंने कहा मुस्तफ़ा ये 50,000 यूनिट मेरा भाई कॉन्ट्रैक्ट कर लो, और मैंने 50,000 यूनिट दिए और साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 1 लाख यूनिट और दूंगा तुम्हें। और मुस्तफ़ा ने क्या किया, उसने कहा पैसे सर आप 2 महीने बाद ले लीजिएगा। अब मुझे बताएं ये होली अनपरफॉर्म्ड है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने एक पोर्शन ऑफ गुड्स आपको ट्रांसफर कर दिए हैं। तो होली अनपरफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दोनों में से किसी पार्टी ने भी अभी तक कोई काम नहीं किया। अच्छा, गौर से सुनना। अब मुझे बताओ, इस सवाल का जवाब दो मुझे। ये कह रहा है शॉपकीपर अग्रीड टू डिलीवर 10 कंप्यूटर्स टू वकास एंटरप्राइजेस विद इन अग्रीड, अग्रीड दिए नहीं है अभी, ठीक है। एज पर द अग्रीमेंट शॉपकीपर कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एनी टाइम बिफोर डिलीवरिंग द कंप्यूटर्स। शॉपकीपर ने कहा नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगा, कैंसिल कर दूंगा कॉन्ट्रैक्ट। इन केस ऑफ कैंसिलेशन शॉपकीपर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी पेनल्टी टू वकास लिमिटेड। मुझे बताएं क्या ये एक एग्रीमेंट है? लीगली तो है, लीगली तो है, बट फॉर IFRS 15 ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इफ ईच पार्टी, ठीक है जी, आइदर बायर और सेलर हैज एन एनफोर्सेबल राइट टू टर्मिनेट द होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी, विदाउट कॉम्पनसेटिंग द अदर पार्टी। एज द शॉपकीपर कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कॉम्पनसेटिंग वकास, द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, अब मैं इसमें एक पंचायत डाल रहा हूँ। व्हाट इफ के एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि अगर कंप्यूटर वाले ने मना किया तो कंप्यूटर वाला बंदा 10,000 रुपये की पेनल्टी देगा वकास को, और अगर वकास ने मना किया तो वकास 10,000 की पेनल्टी देगा कंप्यूटर वाले को। अब ये कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ, अब ये कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि इसको टर्मिनेट करने पे क्या मौजूद है, पेनल्टी मौजूद है। ऐसा है, ये बात समझ आती है? अच्छा जी, फिर गौर से सुनिएगा दोस्त, ये कॉपी वॉपी तो नहीं करना ना तुम लोगों ने। बताओ मेरा पहला पॉइंट क्या था, अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट इज इन्फोर्सेबल। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल, ठीक है जी, रिटन और इम्प्लाइड। नंबर 3, अ होली अनपरफॉर्म्ड contract if terminated will have no financial consequences on either party is a contract non-existent in terms of या for the purpose of IFRS 15। अच्छा, फिर और से सुनना,
अच्छे तरीके से एक चीज़ सुनना मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताएं, मेरा और आपका एक एग्रीमेंट है कि मैं आपके लिए घर बना रहा हूं, ठीक है, मैं बना रहा हूं घर, ठीक है, मैं कौन, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, आप कौन है, कस्टमर है, कॉन्ट्रैक्टी हैं। आपने कहा जी 5 लाख रुपए दूंगा, घर बना के दे दो, ठीक है जी, मैंने काम शुरू कर दिया, घर बना रहा हूं। अच्छा, घर बनाते बनाते मुझे ख्याल आया कि आपके घर में ना एक खिड़की यहां बनानी चाहिए और एक यहां वॉशरूम एक्स्ट्रा बनाना चाहिए, अच्छा लगेगा आपको। ये मेरा और आपका एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ये 2 एक्स्ट्रा काम कर देता हूं, आप खुश हो जाएंगे, और इस चक्कर में आप मुझे 5 लाख की जगह 5,50,000 रुपए दे देंगे। अब मुझे एक बात, अच्छा मुझे लगता है कि यार आप ऐसे इंसान हो कि द मोमेंट आई से दिस टू यू, आप कहेंगे हाँ यार कोई टेंशन नहीं है, ले लो। मुझे बताएं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 5 लाख है या 5,50,000 है? 5 लाख है। क्यों? तो स्टैंडर्ड कहता है भैया ये कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड होना चाहिए, हाई चांसेस ऑफ अप्रूवल वगैरह वाली कोई चीज नहीं है। अब सुनना अच्छे तरीके से एक चीज सुन, ये चाकर भाई कोई बात बोलूं बुरा तो नहीं मानेंगे ना। अब मिसाल के तौर पर चाकर, मैं हूं डॉक्टर, अस्पताल में खड़ा हूं, चाकर आया, चाकर के हाथ पांव टूटे हुए हैं, ठीक है जी, और इमरजेंसी में आया फौरन से जी। अब लेके आए लोग इसको, मैंने कहा क्या करें इसका? कहता है इलाज करो, और क्या करोगे? मैंने कहा यार लेकिन क्या पता ये खड़ा हो ये कहे मैं तो भाई रोड पे भीख मांगता हूं, तो मैं पैसे किससे लूंगा? हैं, ये तो रिस्क है इसका इलाज करने में। तुम लोग तो रोड से लेके आए ना इसको, मुझे क्या पता है कौन है भाई? तो लोगों ने कहा इलाज करो, नहीं तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब मैंने इलाज करना शुरू कर दिया, अब मैं इलाज करना शुरू कर दिया, और मुझे लग रहा है कि इसके इलाज में लगेंगे 1.5 महीना, जिसमें से 1 महीना कोमा में रहेगा। अब बताओ हॉस्पिटल को रेवेन्यू बुक करना चाहिए है? क्यों? देखिए अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, चांसेस ऑफ अप्रूवल के चक्कर में वो कहता है रेवेन्यू बुक नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। क्यों? कस्टमर और उसके बीच में क्या होना चाहिए? एक अग्रीड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। तो फिर रेवेन्यू बुक करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? चाकर को जगाना पड़ेगा, उठ जा भाई, तेरे को दवाई दे रहे हैं, तेरे को तेरा इलाज कर रहे हैं भाई, हॉस्पिटल रेवेन्यू बुक करना चाह रहे हैं, बस तू खाली सर हिला दे हैं। अच्छा अब सुनो, व्हाट इफ के इस इलाके में इस तरह के लोग आते हों और एक कस्टमरी प्रैक्टिस हो, सबको पता हो कि यार मरीज अगर इस हालत में अस्पताल लाया जाएगा तो फिर उसका इलाज किया जाएगा, और मरीज को भी यह बात पता है कि जब वो जागेगा तो उसको इसके पैसे देने पड़ेंगे। ये ना चाहकर जाके उसने कहा मुझे क्यों बचाया, मैं तो खुदकुशी कर रहा था। नहीं, आपको पैसे देने पड़े। अगर ये कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस है तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऐसा, ये बात समझ आती है? अच्छा जी, फिर दोनों पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्लियरली डिफाइंड हो। दोनों पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली डिफाइंड हो। तो बताओ अब तक हमने कॉन्ट्रैक्ट की क्या कंडीशंस पढ़ी हैं? इन्फोर्सेबल होना चाहिए, रिटर्न हो, ओरल हो, कस्टमरी प्रैक्टिस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। एक होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी या दोनों टर्मिनेट कर सकते हैं विदाउट पेनल्टी, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फिर हमने पढ़ा जनाब कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड होना चाहिए, हाई चांसेस ऑफ अप्रूवल वाला कोई चक्कर नहीं है। मुझे बताओ, मैंने एग्जांपल दी कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट अग्रीड है, एक पार्ट अग्रीड है, एक पार्ट अग्रीड नहीं है, बट मुझे लगता है कि तुम अग्री कर जाओगे। स्टैंडर्ड कहते हैं तुम्हें लगते वाले सीन में आप ये काम, अच्छा पुराना जो स्टैंडर्ड था ना उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर हाई चांसेस ऑफ अप्रूवल है तो आप रेवेन्यू बुक करना शुरू कर दें, अब नहीं है, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि क्लियरली लिखा होना चाहिए कि पार्टी ए ने क्या डिलीवर करना है और पार्टी बी ने क्या पे करना है, ऐसा ये चीजें लिखी होनी चाहिए। मैंने गुड्स को कौन कौन सी देनी है और सामने वाली पार्टी ने पैसे कितने देने, डन हो गया। ये 4 चीजें हो गई। आगे आओ मेरे प्यारे बच्चों, ओए हो 8 भाई। अच्छा जी, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, और क्या है जी इसके अंदर?
पेमेंट टर्म्स क्लियरली मेंशन्ड होने चाहिए। पेमेंट टर्म्स का मतलब दो चीजें आती हैं इसमें, अमाउंट कितनी मिलनी है और कब कब मिलना है। अगर एक एग्रीमेंट में लिखा है कि जी अहमद रजा ने मुस्तफ़ा को गुड्स देनी है वर्थ 5 लाख रुपए और मुस्तफ़ा अहमद रजा को 5 लाख रुपए देगा, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ ये, मैंने गुड्स दे दी, मुस्तफ़ा आराम से बैठा हुआ है। अब मैं मुस्तफ़ा को रोज़ कॉल करूं कि पैसे कब दोगे, उसने कहा मैं बिल्कुल दूंगा, मैं बिल्कुल दूंगा। अब मैं जाके उसको बोलता हूँ पैसे कब देगा, उसने कहा भाई मैं दे दूंगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा कब देगा भाई, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। उसने कहा कहाँ लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट में कब दूंगा, ये कहाँ लिखा है, कितने दूंगा वो तो लिखे हैं, लेकिन सर कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर अमाउंट और टाइमिंग दोनों मेंशन्ड होनी चाहिए। ऊपर वाले केस में अमाउंट और टाइमिंग मेंशन थी, ये जो हमने अभी सवाल सॉल्व किया था। हाँ अमाउंट थी 2,08,094 रुपए, तीन दफा आपने पे करने, टाइमिंग पता थी, तो इसका मतलब है अब आप रेवेन्यू बुक कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है। फिर जी अब ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने समझनी है, यह है कमर्शियल सब्सटेंस। अगर आज घर जाके बेटा आप लोगों ने ये हैंड आउट नहीं खोला ना, तो फिर मैं आपको दावत दूंगा कि आप किसी भी मार्केट के टीचर से पढ़ लें जो आपको सवालात सॉल्व करवा दे, फिर आप मेरे पास नहीं बैठो, ठीक है, क्योंकि इस पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं अगर घर जाके आप इसको ऐसे साइड पे फेंक दो, ठीक है। अब कमर्शियल सब्सटेंस को समझना अच्छे तरीके से समझना। सर ये मैं हूँ, ये हमारा मुस्तफ़ा भाई है, मुस्तफ़ा और मैं दोनों, गौर से सुनिएगा, दोनों जो है ना वो, अल्लाह अकबर, आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है यार, डराते क्यों? मुस्तफ़ा और मैं दोनों बेचते हैं, गौर से सुनिएगा, दोनों बेचते हैं गोला घंटा देखा ना, ये दोनों हम बेचते हैं, ठीक है जी। गौर से सुनिएगा, ये एक मुस्तफ़ा का ठेला है, ये मेरा ठेला है, ठीक है जी, दोनों का ठेला एक जैसा है, आइडेंटिकल है, ठीक है जी, एक जितनी एज का है, एक जितनी स्ट्रक्चर का, एक जैसा है, ठीक है जी। और दोनों जो है ना ये गोले घंटे का ठेला लगाते हैं दोराजी पे, ठीक है जी। तो हमारे जो कस्टमर हैं वो भी क्या है, एक ही जैसे, सारे मिडिल क्लास लोग आते हैं हमारी तरह के, तो यहाँ हिसाब किताब चल रहा है, गोले चल रहे हैं सब। आप सुनिएगा दोस्त गौर से, मुस्तफ़ा ने कहा यार ये जो मेरा ठेला है ना ये बड़ा मनूस है। मैंने कहा क्यों? उसने कहा मनूस है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ना मैं इससे कुछ कमाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सुबह इसके सामने से काली बिल्ली गुजर गई है। तो एक काम करेगा अहमद रजा, ये ठेला तू ले ले और ये वाला ठेला मुझे दे दे। गौर से सुनना, अब मैंने देखा कि मेरे पास जो ठेला है ना उसकी लाइफ है 5 साल, कितनी? 5 साल, और मेरा अंदाजा है कि अगले 5 सालों में इससे मुझे कैश मिलेगा, इस एसेट से। किससे कैश मिलेगा मुझे? इस एसेट को इस्तेमाल करूंगा ना तो मुझे कैश मिलेगा, कितना कितना, गौर से देखना, मुझे कैश मिलेगा 50, 50, 70, 50, 80, ये मुझे कैश मिलेगा, मेरा अंदाजा है। किस एसेट से? मेरे अपने एसेट से। कब? अगले 5 सालों में। अगर मैं मुस्तफ़ा का एसेट ले आऊं तो मुझे कैश मिलेगा 50, 50, 70, 50, 80। ना मेरे कैश फ्लो की अमाउंट चेंज होगी, ना मेरे कैश फ्लो की टाइमिंग चेंज होगी, ना रिस्क चेंज होगा। रिस्क का मतलब जो मेरे कस्टमर है वो भी एक जैसे, पैसा देने में जितना रोना डालते हैं वो पहले भी वैसे ही है और इस ठेले के बाद भी वैसे ही हो जाएगा। मुझे बताओ, क्या अपने ठेले की सेल को मैं सेल दिखा सकता हूं? स्टैंडर्ड कहता है एक्सचेंज, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज ऑफ एसेट्स इन विच कैश फ्लोज, अमाउंट, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज एंड रिस्क चेंज ना हो, ऐसी ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं अ ट्रांजैक्शन दैट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, अ ट्रांजैक्शन दैट। तो ऐसे ट्रांजैक्शन पे हम रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करते। चीजें क्या हो? सिमिलर हो, एक्सचेंज हो जाए तो जो कैश फ्लो पहले आना था वो अब भी आएगा, जिस वक्त आना था
वो अब भी आएगा। और जिन लोगों से पैसा रिसीव होना था वो नेचर में सारे एक जैसे हैं, तो स्टैंडर्ड कहता है जनाब ऐसी सिमिलर एसेट्स के एक्सचेंज पे ना अमाउंट कैश फ्लो की चेंज हुई, ना टाइमिंग चेंज हुई, ना रिस्क चेंज हुआ, तो इस तरह काम नहीं चलेगा बेटा, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी। हाँ जी, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन दैट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। तो मुझे पता है इफ अ ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, तो हम ऐसे एग्रीमेंट को एग्रीमेंट ही नहीं मानते और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे हम रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करते। ये बात समझ आती है? ये बात भेजे में बैठती है? अच्छा जी, अब गौर से सुनना मेरे प्यारे भाई, यहाँ क्या लिखा है? द कॉन्ट्रैक्ट हैज कमर्शियल सब्सटेंस इफ इट विल अफेक्ट द एंटिटीज फ्यूचर कैश फ्लोज, कैश फ्लोज की अमाउंट, टाइमिंग या रिस्क, इन तीनों में से एक चीज भी चेंज हो गई तो हम क्या कहेंगे? दिस ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल। अच्छा, क्या हो सकता था? अगर मैं मिसाल के तौर पर मुस्तफ़ा से ये गाड़ी लेता और मेरे अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज क्या हो जाते? बढ़ जाते या कम हो जाते, या अमाउंट सेम होती, टाइमिंग चेंज हो जाती, 80 पहले आ जाता वो बाद में चला जाता, तो हम कहते हैं जनाब इस ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है। फिर हम इसको अप्रोप्रिएट अमाउंट के ऊपर रिकॉर्ड करते। ठीक है जी, वो रिकॉर्डिंग हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, वो किसमें? SIC 31 के अंदर, बार्टर ट्रांजैक्शन के अंदर वो रिकॉर्ड होता है, हमारे कोर्स का पार्ट। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इस ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है। पता है कब नहीं होगा कमर्शियल सब्सटेंस? जब सिमिलर नॉन मॉनेटरी आइटम्स एक्सचेंज होंगे और उससे जो कैश फ्लो मुझे पहले मिलना था अब भी उतना ही मिल रहा है, टाइमिंग भी सेम है और रिस्क भी सेम है, तो हम कहेंगे ऐसे ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। अब गौर से सुनो, मैं आपको दे रहा हूँ एक सवाल, मुझे बताएं इसमें कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है। मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर आप आज घर गए और आपने इसको ऐसे उठा के फेंक दिया साइड में, तो फिर मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी खैर नहीं है। फिर आपको मैं इससे भी अच्छी एक चीज दूंगा, वो पता है क्या है यार? आप ये आपके लिए बोल रहा हूँ, अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ लो मुझसे और लाइव पढ़ लो। अच्छा जी, अब गौर से सुनना दोस्त, दोराजी के अलावा किसी और जगह की एग्जाम्पल दें। क्यों, वहाँ दिल टूटा है क्या तुम्हारा? हैं? अच्छा जी, अच्छा एक बड़े इंपॉर्टेंट बात इस बच्चे ने पूछी। उसने कहा अगर मुस्तफ़ा के पास कंप्यूटर होता और आप ठेला देके कंप्यूटर ले लेते तो फिर ये जो ट्रांजैक्शन है ये डिसिमिलर एसेट्स की हो जाती, नेचर ही चेंज हो जाता, तो फिर कमर्शियल सब्सटेंस आ जाता, ऐसा? हाँ, सिमिलर एसेट्स होने चाहिए। अच्छा, बोर्ड पे देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल है और ये सवाल आ जाएगा इसी तरह पेपर में। ये कह रहा है ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड बोथ आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होमोजेनस बॉटल्स। एक जैसी बोतलें बना रहे हैं, ए लिमिटेड भी बना रहा है वही बोतल और बी लिमिटेड भी बना रहे हैं, दोनों के लिए बोतलें इन्वेंट्री हैं। ठीक है, ए लिमिटेड ऑपरेट्स इन नॉर्दर्न ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। ये पेशावर, अपर पंजाब और सेंट्रल पंजाब, ये यहाँ ऑपरेट करता। फिर क्या लिखा जी? बी लिमिटेड ऑपरेट्स इन वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान। सिंध बलोचिस्तान यहाँ ऑपरेट कर रहा है कौन सा? बी लिमिटेड। ए लिमिटेड कहाँ ऑपरेट कर रहा है? पेशावर, पंजाब, और ये सिंध और बलोचिस्तान। फिर ए लिमिटेड फुलफिल्स द डिमांड्स ऑफ इट्स कस्टमर बेस्ड ऑन वेस्टर्न एंड सदर्न पाकिस्तान बाय यूजिंग द बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय बी लिमिटेड। अच्छा, ए लिमिटेड वो पेशावर में बैठा है, उसके कस्टमर है सिंध में। सिंध वाले कस्टमर ने कहा मुझे आपसे बोतलें खरीदनी है। हमने कहा यहाँ से भेजेंगे इतना किराया लगेगा। हमने बी लिमिटेड को फ़ोन किया, यार हमारी बोतलें तो एक जैसी है ना, यार तू मेरे नाम से ना दे दे कस्टमर को। क्या किया उसने? हमारे नाम से कस्टमर को गुड्स दे दी। हमने कहा रुक जा, तेरे इस एहसान का बदला हम वापस करेंगे। कैसे? सिमिलरली बी लिमिटेड फुलफिल्स डिमांड्स ऑफ कस्टमर इन नॉर्दर्न ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान बाय डिलीवरिंग बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय। अब मुझे एक बात बताएं, ए लिमिटेड बी लिमिटेड के कुछ कस्टमर्स को ऐसे गुड्स बिकवा रहा है और बी लिमिटेड क्या कर रहा है? अब बताओ टेक्निकली ये सिमिलर एसेट्स की
वो है ट्रांजैक्शन। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है तो दोबारा समझा दें। ये भाई ए लिमिटेड है, ये ऑपरेट करता है यहाँ पर KPK और पंजाब, और बी लिमिटेड कहाँ ऑपरेट कर रहा है? सिंध बलूचिस्तान। ऐसा। अब सुनो, ए के कस्टमर कहाँ पर है? यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। ये ए के कस्टमर थोड़े काले हैं, ठीक है जी। कहाँ उड़ गया? अच्छा, जो बी के कस्टमर हैं वो लाल हैं। अब एक बात बताओ, बी अपने कस्टमर्स को, इन लालों को तो अपने पास से तो गुड्स भेज देता होगा, लेकिन इन दो लालों को कौन गुड्स देता है? बी ने कहा यार ए तू दे दिया कर इनको, ठीक है जी, टेंशन नहीं ले, पैसे मैं रिसीव करूंगा, तू इनको गुड्स दे दिया कर। बदले में क्या करूंगा मैं? तेरे सिंध और बलूचिस्तान के कस्टमर्स को गुड्स दे दिया करूंगा। अब स्टैंडर्ड कहता है जनाब ये टेक्निकली ए और बी के बीच में होमोजेनस प्रोडक्ट्स का तबादला है और इसमें कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन पे रेवेन्यू बुक करना ना ए के लिए हलाल है ना बी के लिए हलाल है। ऐसा। अब आए नीचे पढ़ें। इन इंडस्ट्रीज विद होमोजेनस प्रोडक्ट्स इट इज कॉमन फॉर एंटिटीज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस टू एक्सचेंज प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू सेल देम टू कस्टमर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स अदर देन पार्टीज टू एक्सचेंज। यानी आपस में हम एक दूसरे को नहीं बेच रहे हैं, एक दूसरे के बिहाफ पे कस्टमर्स को बेच रहे हैं, ठीक है। It is to be noted that all contracts, including contract for non-monetary exchanges, should have commercial substance before an entity can apply any other requirement in revenue recognition model prescribed in IFRS 15। उसने कहा पहले चेक कर लो इसमें कमर्शियल सब्सटेंस है तो फिर बाकी की कंडीशंस अप्लाई करवाना। यहाँ क्या है? In this case, exchange of bottles qualifies as a non-monetary exchange between customers in the same line of business that lacks कमर्शियल सब्सटेंस। मुझे एक बात बताओ, एंग्रो और एक और कंपनी है, वो इसी तरह अपने एक दूसरे के कस्टमर्स को क्या बेचते हैं? दूध बेचते हैं। एक के बिहाफ पे बेच रहा है, दूसरा। अच्छा, और जो ट्रांजैक्शन है वो सेटल कैसे हो रही है? मैंने तुम्हारी जगह 500 बोतलें दी तो मेरी जगह 500 बोतलें दो मेरे कस्टमर्स को। अब बताओ सर, जो मेरे कस्टमर्स को 500 बोतलें गई हैं और उसकी जगह मैंने इसके कस्टमर को 500 बोतलें दी हैं, ये ट्रांजैक्शन रेवेन्यू रिकग्निशन के लिए एलिजिबल नहीं है। गूगल ने अपनी वेबसाइट पे याहू के ऐड लगा दिए और याहू ने अपने वेबसाइट पे गूगल के ऐड लगा दिए, तो स्टैंड कहता है ऐसा है तो फिर रेवेन्यू बुक करोगे तो फिर तो हो गया काम। ऐसा है तो ये तरीका सही नहीं है। लेकिन गौर से सुनना, ये सवाल आ जाएगा तो कर लोगे ऐसा। अब इसमें एग्जामिनर घुमाएगा कहां पर? सर डे 1 है, वेरी गुड। हाँ, सिमिलर गुड्स है तो प्राइस भी क्या होंगी? अच्छा, हाँ, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि होमोजेनस है। अच्छा, अब सुनना एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अच्छे तरीके से एक चीज सुनना। ए और बी एक दूसरे के कस्टमर को गैस बेच रहे हैं। हमने कहा जी हम हैं सुई सदरन और आप हैं सुई नॉर्दर्न, तो हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो नॉर्थ में बैठे हुए हैं, तू उसको गैस दे देना, और तुम्हारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो साउथ में बैठे हैं तो मैं उसको गैस दे दूंगा। लेकिन जो रेट होगा ना गैस का वो रोज तब्दील होता है, और जिस दिन गुड्स डिलीवर होगा ना उस दिन का रेट सेट होगा। तो ऐसा हो सकता है कि जब मंथ खत्म हो, मैंने तुम्हारे कस्टमर्स को 500 लीटर गैस दी हो और तुमने मेरे कस्टमर को 500 लीटर गैस दी हो, लेकिन दोनों की प्राइस डिफरेंशियल की वजह से हमें एक दूसरे को कुछ ना कुछ कैश देना पड़े। तो सर स्टैंडर्ड कहता है ऐसी ट्रांजैक्शन के अंदर कमर्शियल सब्सटेंस मौजूद है। जिस ट्रांजैक्शन में कैश आ गया ना उस ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस आज मौजूद हो जाएगा, फिर यहां रेवेन्यू आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसा है। तीसरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने एक दोस्त से कहा कि तू अपनी वेबसाइट पे ARTT की प्रमोशन कर, और ARTT जो अपना अखबार छापती है उसमें तेरा प्रमोशन करेगी। अब बताओ सर ये सिमिलर सर्विसेज है? नहीं। क्यों? एक वेबसाइट पे सर्विस है, दूसरा तो सर स्टैंडर्ड कहता है सर्विसेज ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए? आइडेंटिकल होनी चाहिए, कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी ट्रांजैक्शन क्वालिफाई होगी किसके लिए?
लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस के लिए। ये बात याद रहेगी, ये बात भेजे में बैठती है। एक छोटा सवाल इस पे और देखें, या टाइम हो गया? अच्छा, बस एक छोटी सी चीज और पढ़ लो फिर हम खत्म करते हैं। सुनो, मेरा एक सवाल है, ए ने बी को गुड्स बेची, सॉरी ए ने गुड्स बेची एच को। एक दोस्त आया ए के पास, मत बेच मत बेच, ये हराम खोर है, पैसे नहीं देगा। ये किसको कह रहा है? ए को कह रहा है कि नहीं दे, पैसा नहीं देगा, मैं बता रहा हूं पैसे नहीं देगा। ए कह रहा है मुझे पता है कि यार 50% से ज़्यादा चांस है कि ये पैसे दे देगा, मुझे पता है इसके फाइनेंशियल हालात सही नहीं है, बट स्टिल ये पैसे दे देगा, इसके चांस 50% से ऊपर है। क्या मुझे रेवेन्यू बुक करना चाहिए? बीइंग ए होते हुए रेवेन्यू बुक करना चाहिए? हाँ। क्यों? चांसेस ऑफ रिकवरी कितनी है? तो कह रहे हैं जनाब कॉन्ट्रैक्ट में ये तुम्हें नजर आना चाहिए कि कंसिडरेशन क्या हो जनाब? प्रोबेबल हो। प्रोबेबल का मतलब, अच्छा व्हाट इफ के गुड्स हमने बेच दी और ए ने अपने नाम के हिसाब से हरामखोरी की, पैसे नहीं दिए, अब क्या करूं? रेवेन्यू रिवर्स कर दूं? नहीं, आप रेवेन्यू रिवर्स नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या बुक करेंगे? बैड डेट्स। ऐसा? अब एच है, इसने फिर ए को कॉल की, यार अगर तू मुझे मजीद गुड्स दे देना तो वो मैं इंशाल्लाह महंगे दामों बेच के तेरे पुराने वाले पैसे भी दे दूंगा। फिर ये आया बंदा, उसने कहा देख शैतान है ये, नहीं कर, पहले तुझे मना किया था नहीं कर, अच्छा अब मुझे पता है कि नहीं देगा पैसे, फंसा हुआ है, मुश्किल है कि पैसे दे, इसके बावजूद मैंने गुड्स बेच दी। अब बताओ इस दूसरी कंसाइनमेंट पे रेवेन्यू बुक करूं? नहीं। अब क्यों नहीं बुक कर रहे हो? क्योंकि पहले तो मुझे लग रहा था कि वो दे देगा, उससे नहीं दिए एक अलग बात है, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है ना कि यार ये नहीं देगा, तो आप रेवेन्यू बुक। अब बताओ रेवेन्यू बुक करने के लिए कंडीशन क्या है कि 100% सर्टन होने चाहिए कि पैसे मिलेंगे? नहीं सर, क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबल का मतलब 50% से ज़्यादा चांस हो कि आपको पैसे मिल जाएंगे। सर एक बंदा है, वो कह रहा है फ़लस्तीन गुड्स बेचते हैं। हमने कहा फ़लस्तीन से पैसे कौन लेके आएगा? उसने कहा आ जाएंगे यार, एस्क्रो अकाउंट में आ जाते हैं पैसे, ठीक है जी। तो हमें लगा आ जाएंगे, हमने बेच दी, रेवेन्यू बुक करें? नहीं। यहाँ हाँ सर बुक करें सर, क्योंकि आपको लग रहा है कि रेवेन्यू ये पैसे, जब पहली कंसाइनमेंट भेज दी, अब हमें पता लग गया कि कद्दू पैसे नहीं आने। अब वो आपको कह रहा है फ़लस्तीन वाला कि यार देखो गुड्स दे दो, हमारे यहाँ गुजर बसर नहीं हो रहा और पैसे इंशाल्लाह ताला तुम्हें दे देंगे। अब हमने एक और कंसाइनमेंट चढ़ा दी ट्रक पे और भेज रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वहाँ से शायद पैसे इस दफ़ा ना आए, मुश्किल है। अब रेवेन्यू बुक करें? नहीं। क्यों? क्योंकि अब आपके लिए प्रोबेबल नहीं है कि पैसे रिसीव हो। तो मुझे बताएं सर्टन क्या होता है? जिसके चांसेस 100% हो। वर्चुअली सर्टन क्या होता है? इमरान खान बाहर आ जाएगा, सर्टन है या वर्चुअली सर्टन है? ना सर्टन है ना वर्चुअली सर्टन है। हाँ, प्रोबेबल है कि आ जाएगा बाहर, ऐसा, क्योंकि 50% से ज़्यादा चांस है। नवाज शरीफ इंसान का बच्चा बन जाएगा? अच्छा सुनो, पॉसिबल का मतलब है इसके चांस 50% से कम हो लेकिन 5% से ज़्यादा हो, और या 5% के करीब। 5% से अगर कम है तो हम उसको क्या कहेंगे? रिमोट चांस है। मुझे बताएं स्टैंडर्ड ने रेवेन्यू रिकग्निशन के लिए कंडीशन वर्चुअली सर्टन पे रखी है, सर्टन पे रखी है? सर प्रोबेबल पे रखी है, ऐसा है। अब मैं आपको सर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दोबारा सारी बातें बता रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन्फोर्सेबल, कैन बी रिटन, ओरल और इम्प्लाइड। wholly unperformed contract if can be terminated by either party without any compensation is a no contract। ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा जनाब कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड होना चाहिए, अनअप्रूव्ड चांसेस ज़्यादा हो, इस चक्कर में हम नहीं आएंगे। फिर हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा होना चाहिए लोगों के राइट्स और ऑब्लिगेशंस, और जहां अमाउंट की बात आ रही है, कंसिडरेशन की बात आ रही है, तो अमाउंट और टाइमिंग दोनों मेंशन्ड होना चाहिए। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। कमर्शियल सब्सटेंस कब नहीं होता? जब सिमिलर एसेट ऐसे एक्सचेंज हो कि मेरे पास जो पुराना एसेट है उससे जो मुझे कैश फ्लो मिलता, जब मिलता, जितने रिस्क को देखते हुए मिलता, नए एसेट से भी वही मिल रहा है, तो हम कहेंगे जनाब यहाँ कमर्शियल सब्सटेंस। और हमने उसमें इन्वेंट्री की मिसाल दी
कि अगर मैं अपने किसी कंपेटिटर की जगह उसके कस्टमर्स को गुड्स यहाँ से दूं और वो मेरे कस्टमर को गुड्स वहाँ से दे दे सिमिलर क्वांटिटी में सिमिलर नेचर की प्रोडक्ट विदाउट इन्वॉल्विंग एनी कैश, तो हम ऐसे ट्रांजैक्शन को कहेंगे ट्रांजैक्शन दैट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, और हम उस पर रेवेन्यू रिकॉर्ड फिर स्टैंडर्ड कहता है जब गुड्स बेचोगे तो ये पक्का होना चाहिए कि आपको पैसे, नहीं ये नहीं लिखा, मैंने कहा प्रोबेबल होना चाहिए कि आपको पैसे मिल जाएंगे, ऐसा है सर। थैंक यू वेरी मच। यार लीज वाला मुझे बैठ के करना पड़ेगा, वो आजकल में मैं ज़रा सा, अच्छा हमारी क्लास होगी अब कल नमाज के बाद 4 बजे के आसपास, ठीक है 4 बजे हम पहले वो रखेंगे FMA, सर MFA। आज आप लोगों ने घर जाके ज़रा इस पे नज़र डालनी है। लग रहा है रट्टा नहीं, थ्योरी का कोई रट्टा नहीं लगाना, रीड करना है बस। मैंने शेयर कर दिया आपसे PDF।